अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग MCQs विद मती खान। आज की इस वीडियो में हम फोर्स एंड मोशन के MCQs के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी फोर्स एंड मोशन पर एक वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये सेकंड पार्ट होगी, सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQs, अ मास ऑफ 10 kg मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द फोर्स ऑन इट इज़, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, m इज इक्वल टू 10 kg, और जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फोर्स मांग रहा है, तो फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर हम अभी वैल्यूज़ ऐड करें, मास जो है वो 10 kg है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो है वो 10 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 100 न्यूटन। फोर्स कितना होगा? 100 न्यूटन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है, MCQs से मैं सिर्फ वहाँ पे फोर्स का पूछा गया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन का पूछा गया है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें और बाद में मेरा आंसर देखें। तो उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट किया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। तो देखते हैं। वन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, द एक्सेलरेशन वुड बी। यहाँ पे जो है फोर्स 1 न्यूटन है और मास जो है 100 ग्राम है। ग्राम पहले ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1। और यहाँ पे किस चीज़ का पूछा गया है? एक्सेलरेशन का पूछा गया है। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला था F इज इक्वल टू m है। अगर हम इसको रीअरेंज करें, यहाँ पे ये इसको इस तरह अप्लाई, तो F अपॉन में m आएगा, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अभी वैल्यूज़ को ऐड करें तो फोर्स जो है हमारे पास 1 न्यूटन है और मास जो है वो 0.1 है। अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो 0.1 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रेंज इज मैक्सिमम। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जा रही है कि किस एंगल पर एक जो प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा रेंज कवर करेगा या सबसे ज़्यादा फासला कवर करेगा। अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करें, ये हमारे पास ग्राउंड होगा। अगर आप इसको 45 डिग्री पर फेंक दें तो 45, यहाँ पे एंगल 45 हो, तो मैक्सिमम रेंज जो है वो 45 पर होगा। यहाँ पर हमारे पास 45 नहीं है। अगर हम 45 से नीचे आते रहे तो भी कम होता जाएगा और अगर ऊपर जाए तो भी कम होता जाएगा। तो 45 के क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम होगी। यहाँ पे 43, 60, 30 और 90 पे तो 0 होता है, 60 पे 43 से काफ़ी कम होता है, 30 पे तो और कम होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 43 पर मैक्सिमम रेंज होता है। नेक्स्ट MCQs है, here resistance affects both the horizontal and vertical components of velocity, so the range of the projectile is, यानी कि एक here resistance जो है वो इफेक्ट करता है horizontal and vertical दोनों कंपोनेंट्स को, दोनों velocities को इफेक्ट करता है। तो अगर रेयर रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड करें तो फिर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज हो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी या सेम होगी? अगर ये रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्लूड करें तो प्रोजेक्टाइल की मोशन जो है या प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो डिक्रीज़ होती रहेगी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
Fifth MCQs, the collision between the two bodies is elastic if bodies are, दो bodies के दरमियान collision elastic होगी if bodies are, जब bodies क्या हो, solid and soft हो, hard and elastic हो, solid and hard हो, या soft and elastic हो. जब bodies solid भी होगी और hard भी होगी तब जो collision होगी दो bodies के दरमियान वो elastic collision होगी. Option C is correct. Next MCQs, when a very heavy ball B1 collide with a stationary target B2 of negligible mass, after collision the final velocity of B2 will be. यानी कि एक heavy ball है B1 जो है वो heavy है और B2 जो है वो B1 की बनिस्बत उसकी जो मास है वो negligible होगी. अगर हम दोनों बॉडीज को ड्रा करें, अगर ये B1 होगी, अगर हम इसको B2 को ड्रा करें, ये B2 होगी, यानी कि ये इसकी तरफ आ रही है, इसकी जो मास है वो नेग्लिजिबल है और इस स्टेशनरी है. तो आफ्टर कोलिजन B2 की मोशन क्या होगी या इसकी पोजीशन क्या होगी, बिकम ज़ीरो, यानी कि B2 की वेलोसिटी क्या होगी, बिकम ज़ीरो, बिकम हाफ, बिकम डबल एज कंपेयर टू B2 या सेम या B के सेम होगी. इसकी जो मास है वो डबल है B2 से, ये स्टेशनरी है. जब एक बड़ी बॉडी एक छोटी बॉडी से टकराती है यानी कि तब वो अब उसकी डबल स्पीड से मूव करती है. तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. बिकम्स डबल एज कंपेयर टू B1, यानी कि B2 की जो वेलोसिटी होगी वो B1 के बनिस्बत डबल होगी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next MCQs, two projectiles are projected at angle of 20 and 70 with same velocity. One have larger range. दो projectiles को प्रोजेक्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है एट एंगल 20 और 70 पर और दोनों की वेलोसिटी जो है वो भी सेम है. तो लॉन्गर रेंज किसकी होगी, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यानी कि 45 पर जो मैक्सिमम रेंज होगी, 45 पर रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी. अगर हम 45 से 25 निकालें तो यानी कि 20 पर, और अगर 45 में 25 ऐड करें तो 70, तो 70 बनती है. तो यानी कि अगर हम 45 20 पर देंगे, 20 पर या 70 पर, तो दोनों की जो रेंज होगी वो बिल्कुल सेम होगी. तो ऑप्शन में देखते हैं विच इज़ फायर्ड एट 20, यानी कि जो 20 पर लॉन्च की गई उसकी रेंज ज़्यादा होगी, 70 पर उसकी रेंज ज़्यादा होगी, बोथ सेम. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, दोनों की जो रेंज है वो बिल्कुल सेम होगी. नेक्स्ट MCQs, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल देन, यानी कि एक एक्सेलरेशन बिकम्स, अगर एक बॉडी पर फोर्स डबल करें तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट, हाफ, डबल या 1/4. एक्सेलरेशन F4 जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम फोर्स को डबल करें तो एक्सेलरेशन डबल होगी, फोर्स को ऑफ करें तो एक्सेलरेशन ऑफ होगी. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. फोर्स के डबल करने से एक्सेलरेशन भी डबल हो जाती है. MCQs, if displacement 15 meter and time 10 second, the average velocity is, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर हो और टाइम 10 सेकेंड हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला v इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट जो है 15 मीटर, टाइम जो है 10 सेकेंड इज इक्वल टू 1.5 और इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQs, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट डैश द सेंटर, यानी कि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो
ऑलवेज सेंटर का क्या होगा, अवे द सेंटर, सेंटर से दूर जा रहा होगा, या टुवर्ड सेंटर, टेंजेंशियल या नॉर्मली। अगर हम इसको सेंटर को ड्रा करें, यानी कि एक्सेलरेशन टुवर्ड होगा, अवे होगा, या टेंजेंशियल होगा, या नॉर्मली होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टुवर्ड द सेंटर। हमेशा सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर 11, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। अगर हम पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में डिक्रीज करें तो इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में वक्त के साथ साथ डिक्रीज है, अगर वेलोसिटी वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो जाए, अगर हम इसका ग्राफ ऐसे करें वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो जाए तो इसे डिसेलरेशन कहते हैं। डिसेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं और इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12, वेक्टर इज क्वांटिटी विच, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, हैज़ डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन हो, ये तो ठीक है, हैज़ मैग्नीट्यूड, ये भी एक हद तक ठीक है, फॉलोज रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, या बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हम हमेशा कहते हैं कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी हो और एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि ये भी वेक्टर एडिशन की रूल्स में आते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्पीड इज अ डैश, यानी कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, एंड इट्स यूनिट इज। ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज हैं, आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे दें। अभी कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, आप लोग पहले ख़ुद देख ले, आसान एमसीक्यूज हैं, और वीडियो को फास्ट करें, पहले ख़ुद से हल करने की कोशिश करें और बाद में मेरे वाले आंसर्स के साथ कंपेयर करें। तो एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड हैज़, एवरेज वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी उससे कहते हैं जब एक बॉडी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट हमेशा इसके बारे में ट्रू होगी। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेसर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और नन ऑफ दिस। डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेज़र तो डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकती, और इक्वल तब होती है जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से मूव करने की बात की गई है, तो ऑप्शन ये इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 16, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एट, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं या किस तरह समझ सकते हैं। पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन, इंस्टेंट टाइम, एवरेज टाइम। यानी कि अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट मीन्स एनी पॉइंट, यानी कि एन पॉइंट, एक पॉइंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि एक पॉइंट पर और उसी पॉइंट के उसी, यानी कि उसी सेकंड पर या उसी लम्हे पर जो वेलोसिटी होगी उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो इंस्टेंट टाइम ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का एसआई यूनिट पूछा गया है, बहुत ही आसान सा है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पूछा गया है। आसान तो है लेकिन एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं। आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट करें, और आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल पर
क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ और आप उसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा इससे होता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।